हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ और वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी अच्छे कराए थे, ठीक है। और मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगा कि साथ में लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें। अगर एनसीईआरटी साथ में पढ़ रहे हो तो बोर्ड का क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन, जेईई एडवांस का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी वे में होंगे। और मैं इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब ये पूरा कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा, एटॉमिक ये जो हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें सबसे ज़्यादा सबको दिक्कत होती है, ठीक है, मैं इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा हूँ, इसमें बहुत मजा आएगा और आप लोग को फॉर्मूले यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करना और एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ते रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या है? जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम प्लस, जैसे क्या हो जाएगा? हीलियम प्लस। ये भी हाइड्रोजन, इसके भी सॉरी हीलियम प्लस, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होगा। या फिर बोल दो लिथियम प्लस 2, ऑलराइट, लिथियम प्लस 2 बोल दो। या फिर बोल दो बेरिलियम प्लस 3, ठीक है। तो इन सबके, ये सब क्या? हाइड्रोजन लाइक एटम। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। चलिए देखते हैं। कंसिडर एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज जेड। मैंने एक एटम कंसिडर कर लिया जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? जेड, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन लाइक एटम है तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ऑर्बिट में, और ये न्यूक्लियस है सपोज, और ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस पे एटॉमिक नंबर जेड है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होंगे? जेड ई बोलो, प्लस जेड ई बोलो। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का कैसा? नेगेटिव होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्लस जेड ई। चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस जेड ई हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जेड, तो चार्ज कितना हो जाएगा? जेड ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितना? एक, तो चार्ज कितना? ई माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? कूलॉम्स लॉ यूज करके और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, और इसकी एक ये बाइंडिंग एनर्जी, इसको लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी। अभी बताऊंगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूं, ये दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में, अच्छा ये जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो किस वजह से मूव कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ये कूलॉम फोर्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ और ये मूव करता रहेगा। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ये कूलॉम फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो कूलॉम फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला तो याद होगा, अगर भूल गए तो कतई एकदम जिंदा रहने के लायक नहीं हो, ठीक है। और यहाँ Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा? जेड ई इंटू, हम वो नहीं लेते हैं, सिग्नेचर नहीं लेते हैं, ठीक है हमको, क्योंकि हमें मालूम है कूलॉम फोर्स किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। उसके बाद अपॉन आर स्क्वायर। सपोज ये रेडियस कितना है? आर है। सपोज इस एटम का रेडियस कितना है? आर है, तो मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दूंगा, ऑलराइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का, सपोज ये इलेक्ट्रॉन किसकी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? एम है, तो मैं क्या लिख दूंगा? mv²/r, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। mv²/r, ठीक। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, ये आर आर कट जाएगा एक, ठीक है। अगर मैं यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हो जाएगा? जेड ई स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। बोल लो, ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने डायरेक्ट निकाल ली, हलवा एकदम, ठीक है। इन सब की डेरिवेशन दे रखी है, इतना फर्जी, इतना जरा सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? याद करो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। यहाँ बताओ, और यहाँ साइन लेते हैं, ठीक है, साइन लेते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 कितना है हमारा? जेड ई, इंटू Q2 कितना है हमारा? -e, ऑलराइट, अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली हमने, बहुत सही, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। टोटल एनर्जी क्या होता है भाई? टोटल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे हम फिर टोटल एनर्जी भी निकाल लेंगे, निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल दो या फिर टोटल एनर्जी बोल दो, क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई साहब? जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट, एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, कितनी है? -ZE² अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, टोटल एनर्जी आ जाएगा, या फिर खाली ई लिख लो, ई आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, -1/8πε0r, या फिर लिख लो जेड आर इंटू जेड ई स्क्वायर। देखो वही आएगा, जेड ई स्क्वायर दोनों में ऊपर है, नीचे बस यहाँ 4 है यहाँ 8 है, ठीक है, तो बचेगा क्या 1/8πε0, या फिर बोल दो जेड ई स्क्वायर अपॉन -z²/8πε0। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सेम ही तो है पूरा, खाली कांस्टेंट ही तो है, यहाँ 8 है यहाँ 4 है बस, ठीक है। 1/8 - 1/4 कितना होगा, -1/8, ठीक है। तो ये जेड ई स्क्वायर बाई, अब यहाँ ध्यान से देखो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी कितनी आ रही थी, -z²/4πε0r। ऑलराइट, चलो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक चीज देखो, पहले हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखो एक इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में होता है तो उसकी कुछ एनर्जी होती है उसके पास, ठीक है। उसको मैं अगर इन्फानाइट पे भेज दूं, इन्फानाइट पे जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इन्फानाइट पे इसके पास एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी है, ये तो हमको दिख गई, -ZE²/8πε0r, ठीक है। अब बताओ मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अगर इन्फानाइट पे पहुंचाना है तो मैं इसको कितनी एनर्जी दे दूं कि इन्फानाइट पे पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, इसको 0 करना मतलब इसका ये पॉजिटिव अमाउंट एनर्जी दे दूं तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलो। ये ध्यान रखना इस चीज को, ये हर बहुत क्वेश्चन में अटकता है, जेईई मेंस के काफी क्वेश्चन में ऐसा बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां हमको दिख रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, -ZE²/8πε0r, ठीक है। इसको पहुंचाना मेरे को इन्फानाइट पे, मतलब इसकी एनर्जी कितनी करनी, 0। तो मैं इसको कितना पॉजिटिव अमाउंट दे दूंगा, ZE²/8πε0r। तो जो पॉजिटिव अमाउंट हम दे रहे हैं ताकि ये इन्फानाइट पे पहुंच जाए, ताकि इसकी नेट एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो वही एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, ZE²/8πε0r। देखो हमने सब कुछ निकाल लिया, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर टोटल एनर्जी निकाली, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल ली। तो अगर मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हमारी आई ZE²/8πε0। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद करना, गलती मत कर देना। एक अगर ये डेरिवेशन भी याद रखनी तो डेरिवेशन सिर्फ इतना याद रखो कि कूलम्ब फोर्स लगाना है और ½ mv² के बराबर कर देना, mv²/r के बराबर कर देना। बाकी डेरिवेशन याद करने की बहुत बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई हमारी, -ZE²/4πε0r। और टोटल एनर्जी कितनी आई हमारी, -ZE²/8πε0r, ठीक है। तो यहाँ जरा रिलेशन देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ क्या है, टोटल एनर्जी, समझ रहे हो। जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है। अगर तुमको कभी टोटल एनर्जी गिवन है और काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, बस उसका नेगेटिव कर दो, ठीक है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव कर दो, ठीक। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली 2 टाइम्स ई है। मतलब देखो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी में अगर ई में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, देखो तो 2 इंटू दिस, तो 2/8 का 8 से 2 को सॉरी 8 को 2 से काट देंगे तो कितना बचेगा, -1/4। तो देखो आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट सिग्नेचर वही रहेगा, माइनस दोनों में, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ई हो जाएगा। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, -E होती है। बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है, -E, ठीक है। तो ये चीज, ये रिलेशन याद रखोगे तो काफी सपोर्ट करेगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। काफी मतलब चीजों में हमको क्लियर होते हैं इन सब चीजों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एज डी ब्रोगली वेव, ठीक। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ना साथ में, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जब हम बोहर मॉडल पढ़ते हैं तो वहां पे एक एजम्पशंस होता है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका जो एंगुलर एक सेकेंड, जिसमें जो उसका जो साइज ऑफ ऑर्बिट होगा, जो साइज ऑफ ऑर्बिट होगा वो किसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जहां लैम्डा क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं दे रखा होगा तुमको क्वेश्चन किसी और तरीके से दे रखा, मैं बताऊंगा भी कैसे, उसमें वहां एजम्पशन एनसीईआरटी में कैसे लिखा होगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं लाइन। तो कंसेप्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट इन विच साइज मतलब उस ऑर्बिट का साइज क्या होगा, अगर रेडियस r है तो साइज क्या होगा, 2πr। साइज ऑफ ऑर्बिट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है, वेयर लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2πr क्या होना चाहिए, n लैम्डा। ऑलराइट, तो मैं यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दूं 2πr इक्वल्स टू n, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है h/p, तो p क्या हो जाएगा mv, मोमेंटम क्या होता है mv, तो mv, ठीक है। अगर मैं यहां पर mv को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा mvr
इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो NCERT में ये दे रखा होगा कि उस ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई होगा। ठीक है, ये n है, ठीक है, ये n है, NH/2 पाई होगा, जिसमें MVR क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। तो उसमें बुक्स में ये दे रखा होगा, तो इसको भी याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हमारा उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम उस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, चलो MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई हो गया। हम अब रेडियस निकालने जा रहे हैं भाई, अब रेडियस निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ऐसे ही वहां पे भी दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, उसके बाद इन्होंने भी रेडियस निकाला। ठीक है, अब देखो मैं इसको स्क्वायर कर दूं अगर, तो M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आ जाओ पहली इक्वेशन पे। जो पहली इक्वेशन तुमने ड्राइव की थी, क्या की थी, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, MV स्क्वायर बाई R। कूलम्ब्स फोर्स किसके बराबर था, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ठीक है, उस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से R से R कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा MV स्क्वायर, R उधर मल्टीप्लाई कर दो, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ये देखो ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की, तो इसको तो कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, हम अपने आप हिसाब से सॉल्व करेंगे। जब पिछली इक्वेशन में देखोगे, पिछला इक्वेशन हमारा क्या आया था, पिछला इक्वेशन आया था M स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल्स टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब इन दोनों को अरेंज करेंगे, MV स्क्वायर R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे MV स्क्वायर R की वैल्यू। तो जो हमारा R आ जाएगा वो R आ जाएगा हमारा N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M ZE स्क्वायर। ऑल राइट, ये आ जाएगा हमारा। तो अगर मैं R लिखूं डायरेक्टली तो कांस्टेंट अलग लिख लो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, बाहर आ जाएगा हमारा N स्क्वायर बाई Z। ठीक है, देखो रेडियस का फॉर्मूला जनरेट हो रहा हमारा। तो ये जो पूरा टर्म है, इस कांस्टेंट की सारी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे, पाई की, M की और E की वैल्यू सब रखेंगे। तो जो R आ जाएगा हमारा, ये जो इसको हम R नॉट बोल देंगे, पहले इसको R नॉट बोल देंगे, R नॉट N स्क्वायर बाई Z। हमको फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद करना है, R नॉट Z, R नॉट N स्क्वायर बाई Z, जहाँ R नॉट की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो R की वैल्यू होती है, R नॉट की होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो R का फॉर्मूला जो बन जाता है वो 0.53 N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। ये जो रेडियस हम निकालने, मतलब देख लो ना कि हाइड्रोजन लाइक एटम जो भी होगा, जो भी हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, या फिर हाइड्रोजन हो या He+ हो या Li+2 हो या फिर बेरिलियम+3 हो, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर रखेंगे, कौन से ऑर्बिट का रेडियस निकालना है वो निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, चलो मैंने हाइड्रोजन लिख लिया, He+ लिख लिया, Li+2 लिख लिया, बेरिलियम+3 लिख लिया। ठीक है, सब हाइड्रोजन लाइक एटम है, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो मैं साइज की बात करूंगा। ठीक है, मुझे साइज निकालना, रेडियस निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऑर्बिट तो समझते हो ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, n = 1, n = 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट अगर देखा जाए, जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा हाइड्रोजन के लिए वो कितना होगा, n की वैल्यू 1 रखोगे, z की वैल्यू 1 रखोगे, कितना, R0। मैं R0 के बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, R0 53 नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, He+ के लिए बात करते हैं। He+ के लिए क्या होगा, Z कितना होता है, 2 होता है। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, और n क्या होगा, n1 है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट का जो साइज होगा वो हो जाएगा R0/2। अरे ये देखो n की वैल्यू 1/2, तो R0/2। Li का क्या होगा, लिथियम का 3 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, R0/3। ठीक है, बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। n कितना होगा, 1। फर्स्ट ऑर्बिट की साइज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट का साइज हो जाएगा R0/4। समझ रहे हो, हमको अगर फर्स्ट ऑर्बिट का साइज देखना है, इसका R0 होगा, इसका R0/2 होगा, इसका R0/3, इसका R0/4। सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट देखो, अगर n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा
ध्यान से देखो, जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4r0 होगा रेडियस, मतलब 4 × 0.53, ठीक है। हीलियम के लिए देखते हैं, एन की वैल्यू तो 2 रखनी है, तो 2 × 2 = 4, हीलियम के लिए जेड कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा 2r0 हो गया, ठीक है। लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, ऐसी लिथियम के लिए कितना हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 3, तो 4r0/3। बेरिलियम के लिए कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4r0/4, मतलब r0। क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस, मतलब बेरिलियम के कौन सा ऑर्बिट हाइड्रोजन के किस ऑर्बिट से मैच करता है, या फिर बोल सकता है हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बेरिलियम के कौन से ऑर्बिट से मैच करता है साइज में। देखो इसका सेकंड ऑर्बिट, इसका फर्स्ट ऑर्बिट, दोनों का साइज क्या है, सेम है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। और ये रटना आसान है, अगर तुमको फॉर्मूला आया था तो इस तरीके से समझ सकते हो। अभी तो बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, एकदम बहुत आसान आसान, ठीक है। चलते जाओ आगे एकदम साथ में, मॉडर्न फिजिक्स में हलवा ना बना दिया तो बताना, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑर्बिट की मैं अगर बात करूं तो इसका हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या 9 हो जाएगा, तो 9r0 हो जाएगा, ठीक है, 9r0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 9r0/2 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, अब ध्यान से देखना, लिथियम के लिए ध्यान से देखना, लिथियम के लिए जेड कितना हो जाएगा 3, ठीक है, लिथियम के लिए जेड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एन कितना हो जाएगा 3, 3 × 9, तो 3r0 हो जाएगा, 3r0 हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम के लिए 9r0/4 हो जाएगा, 9r0/4, थर्ड ऑर्बिट का ये होगा सीन। अब यहाँ देखो सेकंड लास्ट के लिए क्या करेंगे, फोर्थ के लिए देखो 16r0 हो जाएगा, इसके लिए 8r0 हो जाएगा, इसके लिए 16r0/3 हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा 4r0 हो जाएगा। देखो 4r0 किसी का था, सेकंड किसके साथ मैच कर रहा है, बेरिलियम के फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमको सारे चीजें समझनी है, रटना नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर तो याद कर सकते हो यार, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे, और ऐसा नहीं कि मतलब यही मैच करेगा, ये मैच कर रहा है। देखो ये बेरिलियम और हाइड्रोजन के काफी मैच करते हैं, आगे जाते जाते मैच करते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को हमको याद रखना है अच्छे से। तो इस पॉइंट को मैं लिख भी दूंगा कि साइज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट r0 of hydrogen atom matches with the size of second orbit of beryllium +3, ठीक है। तो इस तरीके को याद भी रख सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत जरूर पूछ जाता है, जेईई मेंस में तो पूछ ही सकता है आराम से, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं बस यहीं पर रुक रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। अगले लेक्चर में पहले 4-5 क्वेश्चन मैं इसके कंसेप्ट पे अच्छे से वाले 4-5 क्वेश्चन लूँगा जो जेईई मेंस में आए हैं, बोर्ड में आए हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ूंगा, उसमें एनर्जी के बारे में पढ़ाऊंगा, एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। जैसे रेडियस पढ़ा है वैसे एनर्जी सबके लिए अलग अलग एनर्जी भी पढ़ेंगे, उसके बीच में रिलेशन देख लेंगे, शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे, उसके बाद एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। मज़ा आने वाला है भाई, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।